हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त अलीशा सरकार, जो आपसे चाहती हूँ थोड़ा सा वक्त और ढेर सारा प्यार। और स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल द उपन्यास टेलर में। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी आशियाना भाग 2, जिसके पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे यश को बिजनेस में घाटा हुआ, जैनी कैसे उसे छोड़कर चली गई और फिर कैसे यश ने बेशर्मी के साथ उस पिता, जिसकी उसने पिछले 2 साल से खबर तक नहीं ली थी, उनके सपने की कीमत लगाकर उन्हें कॉल करने का मन बनाया। जिसने भी इस कहानी का भाग 1 नहीं सुना, वो डिस्क्रिप्शन में कॉपी की गई लिंक चेकआउट कर ले। अब शुरू करते हैं कहानी आशियाना भाग 2। यश ने भास्कर शर्मा का नंबर डायल किया और सांसें थाम कर बैठ गया। कॉल की हर घंटी के साथ उसकी धड़कन और अपराध बोध बढ़ते जा रहे थे। उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या क्या गलत किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वहाँ उस तरफ भास्कर शर्मा अपने रोज़ के सबसे ज़रूरी काम, जो कि मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना था, उसमें व्यस्त थे। पूरी कॉलोनी नहीं बल्कि लगभग पूरे शहर के बच्चों के दोस्त बन चुके थे भास्कर शर्मा। जहाँ कहीं वह जाते और यदि बच्चे दिख जाते तो बस सब काम छोड़कर अपनी जेबें खोल देते बच्चों की खुशियों के लिए। शहर की अनाथालय हो या गली मोहल्ला, ऐसी विरली जगह होती जहाँ के बच्चे भास्कर शर्मा को नहीं जानते होंगे। भास्कर शर्मा धीरे धीरे बच्चों के भास्कर अंकल बन गए थे। ये सिलसिला शुरू हुआ था आज से ठीक 2 साल पहले, जब यश ने एकदम से अपने पिता को अकेला छोड़ दिया था। पहले मन को यश से बात करके तसल्ली मिल जाती, पर यश की बेरुखी ने सब बदल दिया। भास्कर शर्मा एकदम अकेले पड़ गए और फिर यहाँ वहाँ बच्चों की खुशियों में एक बाप अपने बेटे को ढूंढने लगा। पर अब तो सारा शहर ही उनका बेटा था। बच्चे तो बच्चे थे, पर बुजुर्ग, जवान, अधेड़ सभी उन्हें भास्कर अंकल कहकर पुकारते थे, और वो बन गए थे अब शहर के भास्कर अंकल। इन 2 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब भास्कर अंकल के किसी कीमती सामान को क्रिकेट बॉल ने बख्श दिया हो, वरना हर एक दिन क्रिकेट बॉल अपना एक लक्ष्य निश्चित करती और जाकर किसी न किसी सामान का अंतिम संस्कार कर देती। यहाँ मोबाइल गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहा था और वहाँ बच्चों के हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। उस हंसने की आवाज़ ने इस चीख को हरा दिया और भास्कर अंकल को 3-4 बार फ़ोन करने के बाद यश थक गया। उसने मोबाइल को किनारे फेंका और निढाल होकर बिस्तर पर गिर गया। वह बेड पर पड़े पड़े ही सोचने लगा कि कैसे वह पढ़ने के लिए यहाँ अमेरिका आया था। फिर पापा से पैसे लेकर उसने अपना बिजनेस शुरू किया। उसके बाद उसकी मुलाकात वहीं एक कैफ़े में, जिसका नाम क्लिंटन कैफ़े था, नैन्सी से हुई, जो वहाँ वेट्रेस का काम करती थी। और फिर वो अक्सर वहाँ जाने लगा। और एक दिन कैसे उसने जैनी को प्रपोज किया। जैनी ने तुरंत हामी भर दी, जैसे वह बस उसके प्रपोजल का ही इंतज़ार कर रही थी। और फिर 1 साल बाद जैनी को उसके जन्मदिन के तोहफे में उसने क्लिंटन कैफ़े ही दे दिया था। तभी यश एकदम से झटके से उठ गया और मोबाइल ढूंढने लगा। शायद उसे कुछ याद आ गया। उसने मोबाइल उठाया और जैनी को कॉल किया। जैनी ने कॉल रिसीव किया और वहाँ से बड़ी बेरुखी से जवाब आया। हाँ बोलो यश, क्या सोचा तुमने? जैनी, में सोच रहा था क्यों ना हम अपने कैफ़े को बेच दें। यश ने थोड़े लड़खड़ाते शब्दों में बस इतना ही कहा था कि जैनी का पारा 7वें आसमान में था। जैनी ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, सुनो तुम, दोबारा ऐसा सोचना भी मत कि मैं अपना कैफ़े तुम्हारे लिए बेच दूंगी। अब मुझसे फूटी कोड़ी की उम्मीद मत रखना तुम। और प्लीज़, जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिल जाते ना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और कॉल तो करना ही मत तुम। इतना कहकर जैनी ने कॉल कट कर दिया। यश की स्थिति बिल्कुल रोने जैसी हो गई थी। वह सोचने लगा था, हर वो चीज़ जो हमारी थी अब बट रही है और बंटवारा हो रहा है हमारे बीच। अभी कुछ दिन पहले ही जब कैफ़े में मरम्मत का काम हुआ था, तब जैनी ने कहा था कि हमारे कैफ़े में मरम्मत चल रही है,
500,000 रुपये चाहिए। तब तक भी वो हमारा था। उसके पहले जब मैं परेशान था तब जानी ने मुझे समझाया था, तुम्हारी मुश्किल मेरी मुश्किल है। हौसला दिया था उसने, मन को शांत किया था। पर अब क्या हुआ? जो मेरी मुश्किल, मेरा घाटा सिर्फ मेरा रहा और क्लिंटन कैफे उसका हो गया। सोचते सोचते यश बिना कुछ खाए पिए नींद के आगोश में चला गया और साथ में उसका मोबाइल भी बैटरी लो के नोटिफिकेशन के साथ खामोश हो गया। भास्कर शर्मा अपने बच्चों को अलविदा करके घर के गेट पर उन्हें जाते हुए अपलक निहार रहे थे। तब तक खाना बनाने वाला उनका बावर्ची भोला भी आ पहुंचा था। उसने भास्कर अंकल को नमस्ते करते हुए पूछा, काका जी बताओ क्या खाओगे आज आप खाने में? भास्कर अंकल ने कहा, भोला एक काम कर, खिचड़ी बना दे बस। भोला चकराकर बोला, काका जी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? भास्कर अंकल ने, हाँ रे भोला, बस थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, इतना ही जवाब दिया। और फिर कहा, आज खाना खाने का मन ही नहीं है, पर सुमित्रा से किया वादा निभाना है। अपना ख्याल रखूँगा, टाइम से दवा खाऊंगा, टाइम से खाना खाऊंगा, व्यायाम करूंगा। वो वादा निभाने के लिए ये सब करने को मजबूर हूँ। भोला ने बड़ी प्रेमपूर्ण निगाहों से भास्कर अंकल को देखा और बोला, काका कोई बात हुई क्या? भास्कर अंकल ने भी उसे बड़े प्यार से देखते हुए कहा, नहीं रे भोला, कोई बात नहीं हुआ, पर आज सुबह से मन बहुत बेचैन है। चल अब अंदर चलते हैं, ये सारी बातें यहीं गेट पे खड़ा खड़ा ही करेगा तू। अब भोला डिनर बनाने में व्यस्त था तो भास्कर अंकल हाथ मुंह धोकर पूजा वाले कमरे की तरफ निकल गए। अपने भगवान को शुक्रिया करने कि एक बेटे के बदले इतने बेटे जो दिए हैं उनको। आभार पूजा करके भास्कर शर्मा लौटे ही थे कि उनका मोबाइल बजा। भास्कर शर्मा ने मोबाइल उठाया तो कॉल बैंक लोन वालों का था। भास्कर शर्मा ने कॉल उठाया और जैसे ही सामने ऐसे ब्यौरा देना शुरू किया तो शर्मा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है हमें लोन की, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे बैंक से ही लोन लूँगा। और ये कहने के साथ ही कॉल कट कर दिया। कॉल कटने के साथ ही एक नोटिफिकेशन मोबाइल की स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, यू हैव 6 मिस्ड कॉल फ्रॉम यस। भास्कर शर्मा के अंदर के पिता ने जैसे वर्षों बाद आह भरी और बिना किसी बैर या गुस्से के तुरंत यश को कॉल मिलाया। इंटरनेशनल पैक तो उनके मोबाइल पर होता ही कहाँ था, तो इनसफिशिएंट बैलेंस नोटिस कंपनी ने उन्हें सुना दिया और भास्कर अंकल किचन की तरफ भोला के पास दौड़ पड़े। उन्होंने भोला को पैसे थमाते हुए कहा, भोला जल्दी से किसी दुकान पर जा और मेरे मोबाइल पर इंटरनेशनल कॉलिंग का पैक करवा करा। भोला बोला, काका बस 10 मिनट में खिचड़ी बन जाए। उसकी बात बीच में ही काटते भास्कर शर्मा ने कहा, तू जा मैं देख लूँगा, बस तू जा। भोला माजरा समझ चुका था क्योंकि पिछले 4 साल से वह भास्कर अंकल के साथ ही था। वह बोला, काका बाबा का फ़ोन आया क्या? भास्कर अंकल की आंखें आंसू छोड़ने को तैयार हो गई। उन्होंने अपने जज्बातों को वापस अंदर धकेलते ही कहा, हाँ रे, क्या पता क्या हुआ होगा, अब तू जा भोला। भोला ने अपने हाथ धुले और उसके बाद वह निकल पड़ा। भास्कर शर्मा बेटे से बात करने और उसका हाल जानने को बड़े बेचैन थे। कुछ देर बाद भोला वापस आ गया और बोला, काका सारी दुकानें बंद हो गई है, रात के 8 बज रही हैं। ऐसा कहकर भोला ने जैसे ही पैसे लौटाने के लिए हाथ बढ़ाया, भास्कर अंकल ने पैसे उसे रखने का आदेश देते हुए कहा, कल सुबह उठकर तुझे सबसे पहला काम यही कराना होगा, मेरे नंबर पर यह पैक करवाएगा तू। भोला ने भी नोट और उनका आदेश अपने पास रखा और जो खिचड़ी बन रही थी उसका हाल गेट से ही पूछा और बोला, काका आप खा लेना खिचड़ी और दवा भी खा लीजिएगा टाइम से,
तबीयत खराब ना हो जाए आपकी। कल बात कर लीजिएगा बाबा से, अब टेंशन मत लेना। भास्कर शर्मा ने हाँ में सिर हिलाया और उधर भोला अपनी साइकिल लेके निकल पड़ा घर की तरफ। भोला के जाते ही भास्कर अंकल घर के अंदर आए और सोचने लगे, इतनी सुबह सुबह 7:30 बजे यश ने कॉल किया, आखिर क्या हुआ है? जो लड़का घर पर 9-10 से पहले बिस्तर नहीं छोड़ता था, वह अब इतना जिम्मेदार हो गया कि सुबह 7:30 बजे जग जाता है। हाँ तो दोस्तों, अब आप ये मत कहना कि अभी जब भास्कर अंकल गेट पर थे तो रात के 8 बजे थे और अब सुबह के 7:30 कैसे बज गए। तो आपको याद दिला दे, यश अमेरिका में रहता है और हमारे और वहाँ के टाइम जोन में पूरे 12.5 घंटे का फ़र्क रहता है। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। ये सोचते हुए भास्कर अंकल बेटे के जिम्मेदार रवैये पर ज़रा मुस्कुराए और कहीं यश किसी मुश्किल में तो नहीं है सोचकर थोड़े परेशान हुए। खुशी व चिंता के इसी मिश्रित भाव को लेकर किचन में जाकर थाली में थोड़ी खिचड़ी निकाली, 2-4 निवाले ज़बरदस्ती हल्क से नीचे उतारे और फिर बाकी की खिचड़ी प्लेट में छोड़कर भास्कर अंकल ने अपनी रात की दवा खाई और पलंग पर आकर लौट गए। अब उन्हें इंतज़ार था सुबह के 9 बजने का कि कब भोला आएगा और कब वो अपने बेटे से बात करेंगे। बस फिर भास्कर अंकल आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करते हुए थोड़ी देर में घड़ी को देखते एक एक पल एक एक साल में तब्दील हो गया था। उस रात बस घड़ी के कांटों की और भास्कर अंकल की आंखों की एक ज़बरदस्त जंग चल रही थी। मानो आंखें घड़ी से हटने को तैयार नहीं थी और इस आंख और घड़ी की जंग को आखिर दवाइयों के नशे ने जीत लिया और करीब 1 बजे भास्कर शर्मा के हर जज्बात नींद की आगोश में समा गए। जज्बात बड़े नामुराद चीज़ है। बाप के दिल ने 5 बजे का अलार्म लगा दिया। भास्कर शर्मा की आंखों और घड़ी की जंग वापस शुरू हो गई थी। सुबह 5 बजे जगते ही भास्कर शर्मा इंतज़ार करने लगे थे। 7 बजे भास्कर शर्मा ने बिस्तर छोड़ दिया और अपने दिन के सबसे पहले काम, जो चाय गैस में चढ़ाकर ब्रश करना था, उसे शुरू किया। फिर ब्रश करके चाय की चुस्कियों के साथ अखबार को पलटने लगे। तब तक 8 बज चुके थे और तभी भोला का कॉल आया। भास्कर अंकल ने झपट कर कॉल उठाया और रिचार्ज सक्सेसफुल का मैसेज ऊपर से ही देखकर भोला का कॉल उठाते हुए बोला, रिचार्ज हो गया है, तुम जल्दी घर आ जाओ बेटा। दूसरी तरफ अमेरिका में रात के 7:30 हो गए थे और यश, जो करीब 1.5 घंटे पहले सोकर उठा था, फिलहाल मोबाइल चार्ज में फंसाकर अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। कॉफ़ी धीरे धीरे गर्म हो रही थी, उसमें उबाल आ रहा था और कॉफ़ी के उबाल और गर्मी के साथ साथ यश के खून में भी $5 लाख की कर्ज की परेशानी उबल रही थी। इधर भास्कर अंकल ने यश को वापस कॉल किया और यश ने मोबाइल की तरफ देखा। पापा की कॉल को देखकर उसकी आधी परेशानी जैसे छूमंतर हो गई थी। यश ने कॉल उठाया और फिर तो दोस्तों, मौका भी है और दस्तूर भी। कहानी को यहीं छोड़ दिया जाए। अब यह कॉल क्या मोड़ लाएगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनिए हमारा अगला भाग, आशियाना भाग 3, जो इस कहानी का अंतिम भाग होगा। तब तक के लिए मैं आपकी अपनी अलीजा सरकार विदा लेती हूँ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें अपना कीमती सुझाव देना न भूलें। धन्यवाद। ध्यान रखिए सब।